स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी भाषा में शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की जब बात की जाती है तो वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। अर्थात वर्णों की एक माला, या फिर अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो वर्णमाला को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात जैसे हमारे पास एक माला होती है जिसमें माला में 108 दाने होते हैं, उसी प्रकार से जब एक माला बनती है तो वर्णों को जब एक माला में पिरोया जाता है तो उससे हमारे पास क्या बन जाती है? वर्णमाला। अब वर्णमाला में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण में हमारे पास हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम स्वर और व्यंजन को पढ़ते हैं। यानी वर्ण को अगर बांटा जाएगा तो दो भागों में बांटा जाएगा, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब वर्ण क्या है? ये तीन मैंने आपके पास वर्ण लिखे हैं। ये जो है आपके पास, इसको कहा जाएगा वर्ण। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्वर। और इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को जब बांटा जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है, यानी स्वर और व्यंजन। कहने का मतलब कि वर्ण के अंदर हम स्वर और व्यंजनों को भी पढ़ते हैं। देखिए वर्ण क्या है? जब हम वर्ण के टुकड़े करते हैं, वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मैंने का वर्ण लिया है। जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो इसका वर्ण विच्छेद किस तरीके से होगा? का और आ। कहने का मतलब कि जो वर्ण बनता है वो आपके पास स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन जो व्यंजन होता है वो आधा व्यंजन होता है। और ये जो है ये आपके पास स्वर, यानी वर्णों का निर्माण आधा व्यंजन और स्वर से मिला के होता है। का पे हमने हलंत लगाया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर का जो स्वर है वो बाहर निकल चुका है, और जब ये स्वर इसको अपनी मात्रा देगा तो ये पूर्ण वर्ण के रूप में आ जाएगा, तब इसे नाम वर्ण दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं वर्ण क्या है, स्वर क्या है और आधा व्यंजन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए वर्ण की जब बात होती है तो वर्ण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ध्वनि। वर्ण का एक अन्य नाम है ध्वनि, या ध्वनि का एक अन्य नाम है वर्ण। अब अगर मैं वर्ण की बात करूं तो वर्ण है क्या? वर्ण को हम कहते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। और अगर ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि क्या हो जाती है हमारे पास? वर्ण का मौखिक रूप। वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। बेसिकली जब मैं लिख रहा हूं आपके पास कोई वर्ण लिख रहा हूं, सपोज का, तो ये है क्या? ये ध्वनि है, लेकिन इसे किस रूप में लिख रहा हूं? लिखित रूप में। तब ये क्या कहलाएगा आपके पास? वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप। और जब मैं कहता हूं आपके पास ध्वनि, तो ध्वनि यानी जब मैं कोई वर्ण की ध्वनि निकालता हूं, जैसे मैं कहता हूं का, तो ये है क्या? है तो ये भी वर्ण, लेकिन वर्ण का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं, देखिए पहले क्या हुआ आपके पास, जब आदि मानव आए
तो आदि मानव ने जो भी भाषा सीखी, आपके पास सांकेतिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, फिर मौखिक भाषा, या फिर मौखिक भाषा उसके बाद लिखित भाषा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि उनको लगा कि अब हम तो सीख चुके हैं, लेकिन इस भाषा को लिखित रूप में उतारना है। तो लिखित रूप में उतारने के लिए उनके द्वारा कुछ संकेत चिन्हों का निर्धारण किया गया कि सपोज कि कल के दिन में अगर का कहता हूं तो का को इसी तरीके से लिखा जाएगा। सपोज अंग्रेजी भाषा में अगर ए लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, या फिर ए लिखा जाएगा, है ना। या फिर पंजाबी भाषा में लिखना हो तो पंजाबी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्णों को लिखने की जो शैली है, वर्णों को लिखने की जो शैली है, उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया लिपि। ये सभी क्या है? वर्ण। वर्णों को लिखने की शैली को क्या नाम दिया गया? वर्णों को लिखने की शैली को ही लिपि कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं हम कि लिखने का तरीका या लिखने की शैली को लिपि नाम दिया गया है या लिपि कहलाती है। ठीक। और अगर मैं कहूं कि लिपि चिन्हों के, सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। आपको पता है लिपि चिन्ह क्या है आपके पास? ये लिपि चिन्ह है। और अगर क्या पूछे व्यवस्थित क्रम को, यानी अगर का लिखा है तो का के बाद क्या आएगा? खा। खा लिखा है तो खा के बाद क्या आएगा? गा। इस तरीके से व्यवस्थित क्रम को क्या नाम दिया जाता है? तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्णमाला। क्या नाम दिया जाता है? वर्णमाला। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी बता चुका हूं कि वर्णों को वर्ण के अंदर हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। अब स्वर क्या है? स्वर की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? तो स्वरों की डेफिनेशन क्या है सुनते हैं। देखिए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण मुंह से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वह स्वर कहलाता है। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण में हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की मैं अगर बात करूं तो स्वर हमारे पास ठीक, ये हमारे पास स्वर है। अब यहां पे अगर मैं आ की बात करूं आ, तो जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण मुंह से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यानी इसके उच्चारण में आपको किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आप कहो आ, तो आ की जब आप ध्वनि निकालते हो तो आ की साउंड ही आएगी, है ना। जब आप कहोगे आ तो आ में भी आ, यानी किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे व्यंजन की, तो जैसे सपोज हमारे पास है का, खा, गा, अगर इन पे हलंत नहीं लगाया जाएगा तो ये वर्ण कहलाएंगे। जबकि अगर आपको व्यंजन लिखना है तो व्यंजन के नीचे हलंत ही लगेगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। अब अगर आप का उच्चारण करते हो, ये तो आधा व्यंजन है हमारे पास, है ना। लेकिन अगर सपोज ये का है, जब आप इसका उच्चारण करते हैं कि का, तो दो ध्वनि दिखाई देती है आपको। कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। यानी जब आप का उच्चारण करेंगे तो इसमें आपके पास एक आधा व्यंजन और एक किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर। यानी व्यंजन की हमारे पास परिभाषा क्या हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, और व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका उच्चारण कीजिए, तो क्या आप इसका उच्चारण कर सकते हैं? और एक बात याद रखना, इनके उच्चारण करते समय आपको
अ यानी किसी भी स्वर की ध्वनि नहीं लेनी इनके साथ में। तो क्या आप बोल सकते कह के देखिए। अब आप कहोगे क, तो जब आप क भी कह रहे हो तो आ की ध्वनि आ रही, यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए व्यंजनों का जब भी उच्चारण किया जाएगा तो स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे आइए देखिए। अब स्वर की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता लिए हुए हो जाता है, यानी स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। अब आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो जब बात याद रखना कि अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमेशा आप 13 लिख के आएंगे। क्यों? जब स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो स्वरों की कुल संख्या का मतलब है कि जितने भी स्वर है उन सभी को काउंट किया जाएगा। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल अगर स्वरों की संख्या पूछता है तो हमेशा कितना आंसर आएगा? 13 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या ना पूछ के सिर्फ पूछता है कि स्वरों की संख्या, कि स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो जब यह पूछा जाएगा कि स्वरों की कितनी संख्या होती है, तब आप इसमें अंग और आह को काउंट नहीं करेंगे। तब क्या नहीं काउंट करेंगे? अंग और आह को। अगर कुल पूछेगा तो काउंट करेंगे, और अगर नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछता है कि स्वरों की कितनी संख्या होती है, तब आप हमेशा उत्तर लिखेंगे 11। इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, यानी कुल तो होते हैं 13, और जब सिर्फ कुल पूछे तो तब 13, और अगर पूछे स्वरों की संख्या तो इन दोनों को काउंट नहीं करना है, तो बचे कितने? 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या, तो मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो हमारे पास पहले से ही मौजूद, यानी जिनको हमने बनाया नहीं है। तो तब इनकी संख्या कितने लिखेंगे आप? तब इनकी संख्या लिखोगे 4। 4 कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ये 4 हमारे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाएंगे। 4 आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या कहलाते हैं? 4 स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, तो जब भी मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो देखिए क्या है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 2 भी मानी जाती है और बाद बाकी 10 भी मानी जाती है। तो देखिए आइए समझते कैसे। जब मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या मानी जाती है तो दो कैसे मानी जाती है? 2 मानी जाती है, 2 मात्राएं, एक होती है लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा, है ना, जो आपने छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के रूप में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 2 भी होती है, बाद बाकी आप समझते हैं कि 10 स्वरों की मात्रा कैसे होती है। देखिए, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या मानी जाए, है ना, तो कितनी होती है देखिए। अब मैं एक बार से फिर से स्वर लिख दे रहा हूं आपके पास। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ।
कुल स्वर 13 हो गए हमारे पास। अब इनकी मात्रा की बात करते हैं। तो याद रखना जो अ होता है छोटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जो बड़ा है इसकी कौन सी मात्रा होती? एक आ, है ना। जैसे आप लिखते हो राधा, तो धा पे जो मात्रा है धा पे। छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे से आती है, जैसे आप लिखते हो नीलम, और छोटी ई की मात्रा में जैसे आप लिखते हो निशा। छोटी यू की जो मात्रा होती है वो ये लगती है, और बड़े यू की जो मात्रा है वो इधर से लगती है। री की जो मात्रा होती है वो शब्द के नीचे लगती है, जैसे आप लिखते हो पृथ्वी। ए की जिसपे कोई भी मात्रा नहीं, उसकी एक मात्रा लगती है ऊपर, और जिसपे एक मात्रा लगी होती है उसकी कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। ओ इसकी भी एक मात्राएं, और औ की भी इसकी दो। ठीक है, अंग की बात करेंगे तो इसकी दो मात्राएं होती है, एक होती है ये और एक होती है, इसे कहा जाता है अनुस्वार, जो आपके पंचमाक्षर में परिवर्तित भी होता है कई बार, है ना। और इसे कहा जाता है चंद्र बिंदु। आह की ये मात्रा होती है जिसे नाम दिया जाता है विसर्ग। आह की ये मात्राएं होती है जिसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्या देखिए, अंग की दो मात्राएं, एक ये हो गई और एक ये, इसको अनुस्वार और इसको कहा जाता है चंद्र बिंदु। ठीक है, और एक और बच गया आह, इसकी ये मात्राएं लगती है और इसको कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, जब आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 1 12, है ना, 12 हो गए। लेकिन याद रखना अंग और आह को इसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अयोगवाह क्या है, अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी भी मानी जाती है? 10 भी मानी जाती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तब कितना आंसर लिख के आएंगे? 10। जबकि मध्य प्रदेश या राजस्थान सरी के जो एग्जाम है वहां पे मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 2, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लेकिन उत्तराखंड और यूपी में हम कितना मान के चलते हैं? 10। ठीक, और यही भी आयोग भी यही मानता है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गई चीजें, आ की कोई मात्रा नहीं, ठीक है, और इन दोनों की मात्रा को काउंट नहीं किया जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कुल कितने हो जाते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। ठीक है, चलो है ना। अब एक है आपके पास, ठीक, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। वास्तविक रूप में आता है। क्या कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तब वह अपने वास्तविक रूप में आता है। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। देखिए क्या बात है कि शब्द की शुरुआत किससे होनी चाहिए? स्वर से। तो स्वर से शब्द की शुरुआत क्या होती है? 2-3 उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे एक है आपके पास आम, एक है आपके पास इमली, है ना। आम हो गया, इमली हो गया, या फिर एहसास हो गया। ठीक है, तीनों लेते हैं। तो देखिए इनमें शब्द की जो शुरुआत हो रही है किससे हो रही है?
यहाँ पे ये क्या है, ये आ स्वर है, ये ई क्या है, ये भी स्वर है, और ए क्या है, ये भी स्वर है। तो इन सभी शब्दों की शुरुआत हो रही है किससे, स्वर से। और कहा क्या गया है कि जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। मतलब अगर मैं लिखूं आम, तो आम की जो शुरुआत है वो स्वर से हुई है आ, इमली की शुरुआत स्वर से हुई है, और एहसास की भी स्वर से हुई है अपने वास्तविक रूप में। मतलब जब आप कहते हो आम, है ना, तो वो अपने वास्तविक रूप में, यानी आपके दिमाग में आम की जो इमेज है वो आ जाएगी। या फिर जब आप इमली कहते हो तो जीभ पे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा भावना या जो फीलिंग होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला आपके पास जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में व दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। वास्तविक रूप में आता है। क्या मतलब इसका, क्या कह रहा है ये कि जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, जबकि दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहां पे एक उदाहरण लेके चल रहा हूं मैं। जैसे शब्द है आपके पास शुरुआत, ठीक, तो जब आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे शुरुआत का, तो किस तरीके से करेंगे, ऊपर लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों को, तो ये मिटा देता हूं मैं। ठीक, चलिए यहां देखिए, जैसे शब्द लिखा था शुरुआत, तो ये मैं शब्द लिख दे रहा हूं यहां पे शुरुआत। शुरुआत लिखा है सब। अगर जब इसका वर्ण विच्छेद करो तो वर्ण विच्छेद कैसे किया जाएगा, सा है और इस पे कौन सी मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, यानी ये आ गया है सा, है ना, आधा व्यंजन, और ये इसका स्वर। ठीक है, तो ऊ ने छोटा हुआ तो इसने अपनी मात्रा इसको दिया, तब जाके ये क्या बन गया, पूरा वर्ण बन गया। ठीक, रा की जब बात करूं तो रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा यानी ये। क्लियर है, बचा क्या आ, लास्ट में क्या बच गया, ता और आ, शुरुआत। तो देखिए क्या बात की जा रही थी, किसी शब्द में, सॉरी, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में। तो यहां पे देखिए, एक तो ये आगे हमारे पास लगातार पहला स्वर और एक के आगे लगातार दूसरा स्वर। यहाँ पे क्या क्या है, लगातार दो स्वर, तो लगातार दो स्वर जुड़ रहे हैं आपके पास किससे, व्यंजन से। तो पहला जो स्वर है वो किसके रूप में आ गया, मात्रा के रूप में, यानी ये जो स्वर है इसने अपनी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा किसको दे दी, रा को। तो जब इसने अपनी मात्रा इसको दे दी है तो ये क्या बन गया, और दूसरा जो स्वर आया है वो अपने वास्तविक रूप में आया है। ठीक है, तो बात समझ में आई आप लोगों को। क्या कहना चाह रहा हूं कि शब्द की शुरुआत में जब लगातार किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाद बाकी मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू सो मच।